गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमन कुमार। वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ चहल एकेडमी। और आज हम लोग जो अपना नया इनिशिएटिव है जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए हम लोगों ने बनाया है, जिसका नाम है मेरे संग। और इस इनिशिएटिव का केवल एकमात्र जो हमारा उद्देश्य है वो आपकी सफलता है, जो कि बीपीएससी में आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। और इसी के साथ हमारा जो मेरे संग जो इनिशिएटिव है, इसका एक स्लोगन भी है, बहुत हुई तैयारी, अब है सिलेक्शन की बारी। तो इसी के साथ आज हम लोग अपना डे 2 में, आज इंडस वैली सिविलाइजेशन आज का हमारा थीम है, तो इसको देखते हैं हिस्ट्री में। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है आज का वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नॉन फॉर इट्स एलाबोरेट वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में एक बहुत अनोखी सभ्यता है और इसमें बहुत सारे जो शहर हैं ना, उसके बारे में हम लोगों ने इसका डिटेल से एनालिसिस किया है। जैसे धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां पे हम लोगों को वाटर मैनेजमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसको हम लोग बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, बंगा का मतलब होता है चूड़ी, बैंगल्स, है ना। तो काली रंग की चूड़ी। राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी, है ना, साइट है, बिगेस्ट साइट, बिगेस्ट आईवीसी साइट ऑफ आईवीसी इन इंडिया। ये बिगेस्ट साइट है, इसके बारे में आपको पता है। रोपड़ कहां पे है? रोपड़ है पंजाब में, ये पंजाब में है। तो इसी के साथ जो हमारा इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, वो होगा धौलावीरा। धौलावीरा के साथ आप जाएंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? तो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं, ऐसे मतलब आपको अगर मैं बताऊं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंट देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका यहां पे है सुटका गेंडोर, है ना, सुरकोटदा सुटका गेंडोर। और यहां से एक जगह है यहां पे मांडा, यहां पे है दाइमाबाद, मालवन, है ना। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है एक चौकोर सिविलाइजेशन के रूप में है ना, रेक्टेंगुलर है। यहां से यहां तक का इसका पूरा का पूरा एरिया है ना। ये अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे साइट आते हैं क्योंकि सिंधु रिवर जो है ना, इसके ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे बहुत सारे हैं, है ना। तो हर ट्रिब्यूटरी का जो है अलग अलग उसका, उसके किनारे शहर बसे हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, चुनुदारू ये है, बिल्कुल है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। कालीबंगा राजस्थान में है, ये भी है, बिल्कुल, है ना। लोथल, लोथल इज इन गुजरात, और ये भी आईवीसी का साइट रहा है एंड फेमस फॉर द पोर्ट्स। पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था ये, क्योंकि यहां पे जो है एक रिवर है जिसका नाम है भोगवा। भोगवा रिवर जो है ना, ये यहां पे लोथल के आसपास है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहगौड़ा, है ना। सोहगौड़ा जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है। बाकी सारे का रिलेशन जो है इंडस वैली साइट से मिलता जुलता है, तो इसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट। फ्रेंड्स, इसके साथ क्या है ना, इस सेशन जो हमारे मेरे संग इनिशिएटिव है, इस सेशन के साथ आपको जितने भी क्वेश्चंस है उसके फुल एक्सप्लेनेशंस भी आपको दिए जाएंगे। तो इससे कृपया आप जुड़े रहें। और जितने भी जो सॉल्यूशन है ना, वो बहुत एलाइट क्लास के सॉल्यूशंस बनाए गए हैं, जो कि आपके अपकमिंग बीपीएससी एग्जामिनेशंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारे फायदे इससे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, यह है ग्रेट बाथ। आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ की खोज कहां हुई थी? ये आपके मोहनजोदाड़ो में हुई थी। मोहनजोदाड़ो इज फेमस फॉर ग्रेट बाथ। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक और आता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द ग्रेट बाथ? तो डायमेंशन इसका कितना है फ्रेंड्स? 12, 7, 2.4, ये इसका डायमेंशन है मीटर्स में,
ये आपको याद रखना चाहिए, है ना, लेंथ ब्रेड्थ एंड उसका डेप्थ, ठीक है, वो एक रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइडल शेप में था, तो जिसका लेंथ जो है 12 मीटर के अप्रोक्स, मतलब बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 11.99 मीटर, है ना, बहुत जगह मिलता है आपको 6.05 मीटर, और बहुत जगह 2.5 अप्रोक्सीमेटली मिलता है, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में इसको 12, 7 और 2.4 हम लोग इसको लिखते हैं। अब ये डायमेंशन जो है इससे क्या पता चलता है, आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी भी तरह का ये रिलीजियस सिविलाइजेशन नहीं था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कोई भी बड़ा मंदिर या कोई भी रिलीजियस स्पेसिमेंट्स हम लोग को यहाँ से नहीं मिले हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग ये आकलन लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो अंत्येष्टि स्थल होता है, जो अंत्येष्टि समझते हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, तो कुछ रिचुअल्स उससे पहले किए जाते होंगे, उसके पर्पस से ये बनाया गया है ना, उस समय के लोगों ने इसको इसलिए बनाया होगा ताकि जो वहां पे रिचुअल्स हैं उसको फॉलो किए जा सके, और वहां पे हो सकता है कि किसी तरीके की देवी देवताओं की पूजा भी होती हो, लेकिन हम लोग को इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य जो है हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, ये हो गया। हड़प्पा कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा कहाँ है कमेंट कीजिएगा, हालांकि मैंने बता ही दिया था राजस्थान में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मोहनजोदाड़ो। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, मोहनजोदाड़ो जो है ना, मोहनजोदाड़ो से ही हम लोगों को ट्रेसेस मिला है, किसका, मोहनजोदाड़ो से हम लोगों को ट्रेसेस मिला है कॉटन का। हम लोग को एक पॉटरी मिली है यहां से, और इस पॉटरी में कॉटन क्लोथ हम लोग को उसमें लपेटा हुआ मिला है। इससे हम लोग ये आकलन लगा सकते हैं कि कॉटन का भी प्रयोग उस समय हो रहा होगा और कॉटन की खेती उस समय से की जाती होगी, है ना। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो प्लेसेस हैं पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वहां पे क्या है, बहुत सारे प्लेसेस में आज भी कॉटन का बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है। तो इससे ये प्रमाणिकता बना सकते हैं हम लोग, इससे एक एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस समय कॉटन का भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार रहा होगा। और हो सकता है एक संभावनाएं ऐसी बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे सील्स जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के हैं जो इंडस वैली में मिले हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स हम लोग को इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेड जो है ना, एक ट्रेड रिलेशन के बारे में भी हम लोगों को पता चलता है, और ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है जो व्यापारिक संबंध रहा होगा, ये केवल एक सिविलाइजेशन से नहीं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन सभी के साथ ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कौन सी विशेषता थी, इसको आप ध्यानपूर्वक जरा सा आप समझेंगे। पढ़ लीजिए पहले एक बार, क्या है, प्रेजेंस ऑफ पैलेसेस एंड टेम्पल्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत बड़े मंदिर या ऐसा कोई महल नुमा आकार हम लोग को नहीं मिला है। तो ये स्टेटमेंट तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा मिलता, टेम्पल्स वगैरह मिलता, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेकुलर सिविलाइजेशन के तौर पे नहीं देखने को मिलता। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि पशुपतिनाथ का जो सील में फोटो है, पशुपतिनाथ जिसमें आदि शिवा या यौगिक शिवा का जो उसमें पोर्ट्रे किया गया है, कुछ लोग इससे अनुमान लगाते हैं, है ना, अनुमान लगाते हैं कि ये जो है, हो सकता है कि जो हम लोग अभी शंकर भगवान का पूजा करते हैं, जो शिव का पूजा करते हैं, वो वही आदि शिवा वहां पे है और उसकी स्थापना वहां पे की गई होगी। लेकिन इससे ये प्रामाणिकता नहीं हम लोग को मिलता है कि वो हिंदू धर्म से ही सम्मिलित वो हैं या हिंदू धर्म से ही उनकी मान्यता होगी, क्योंकि आज के डेट में नेपाल में भी एक पशुपतिनाथ है और आदि शिवा को ही हम लोग क्या कहते हैं, पशुपतिनाथ। ऐसा हो सकता है कि लाइव स्टॉक्स को मतलब एक वर्थ के रूप में हम लोग वहां देखते हैं कि वेल्थ के रूप में देखते थे, तो एक हम लोगों ने क्या किया, उसको एक बहुत ज्यादा एक वो देने के लिए, बहुत ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, समृद्धि प्रदान करने के लिए हम लोगों ने एक भगवान का भी वहां पे नींव रखा होगा, या भगवान को पूजा करते होंगे हम लोग उस समय, उसी का नाम आदि शिवा है, जो कि हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स में मिलते हैं। एक चीज और आप इसमें समझिएगा फ्रेंड्स, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स में ना हम लोगों को ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में भी पता चलती है। जैसे आज का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ पे है असम और यहाँ पे है आपका इंडस रिवर का जो सिविलाइजेशन है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र यहाँ पे है।
ये यहां से यहां का जो विस्तार है ना फ्रेंड्स, आप यहां पे देखेंगे आज के डेट में जो असम है केवल वन हॉर्न राइनोसरस जो है वहीं पाया जाता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो इस वाले लोकेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग मानते हैं कि वहीं पे ट्रेसेस मिलता है। तो इस जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर ये यहां से लेके यहां तक राइनो का मूवमेंट अगर है तो इसका मतलब एक डेंस फॉरेस्ट के रूप में वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि वो होगा। और जो क्लाइमेटिक कंडीशन इस वाले पट्टी में है, इस वाले क्षेत्र में है, इस वाले रीजन में है, वही सेम क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रहा होगा। दैट्स वाई द एस्टैब्लिशमेंट और दैट्स वाई द प्रेजेंस ऑफ राइनोसोरस कुड बी सीन इन द इंडस वैली रीजन, पाकिस्तान वाले रीजन में, क्योंकि उसके सील में ऐसा फोटो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक तो हो गया, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है वर्शिप ऑफ मेल एंड फीमेल डाइटीज, ये है, ये सही है, क्योंकि हम लोगों को एक उसमें आदि शिवा का मैंने नाम आपको लिया, एक मदर गॉडेस जो थी, है ना, एक मदर गॉडेस का भी हम लोगों को वहां पे मिला है, एक वो पोस्चर मिला है, और एक जिसके गॉड ऑफ फर्टिलिटी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, जिसके जो वॉम्ब है, वॉम्ब मतलब जो गर्भ होता है, वहां से एक प्लांट के जैसा कुछ निकल रहा है, तो वैसे भी सील्स में हम लोगों को मिला है ना। इसके अलावा हम लोगों को एक पुजारी टाइप का कोई आदमी है, उसका एक मूर्ति भी हम लोग को मिला है, एक नृत्यांगना का भी मूर्ति मिला है हम लोग को जो नृत्य करती है, जो कि ब्रॉन्ज में है, मोहनजोदाड़ो से है। तो ये कहा जा सकता है, इसकी मान्यता हो सकती है कि नर एवं नारी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, उसका हाँ ये सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर इसमें पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं, घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों, है ना, ये बेसिकली हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स की बात कर रहे हैं। हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का मतलब क्या है? पहला तो हॉर्स का जो है ना ये सुपरफिशियल है कि हॉर्स वहां पे हुआ होगा कि नहीं हुआ। जैसे 2-3 जगह है, मैं आपको नाम बता देता हूं। एक मोहनजोदाड़ो है, एक पिराक है, पिराक एक जगह है। उसके बाद एक सुरकाकोटदा है, जहां से ऐसा लोग मानते हैं कि घोड़े का वहां से बोन हम लोग को मिला है, हड्डियां वहां से अस्थियां मिली हैं। तो इससे लोग अनुमान लगा सकते हैं कि घोड़े का यहां से होगा। लेकिन ये चैरियट जो है फ्रेंड्स, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का पीरियड में आता है। ये आता है आपका वैदिक पीरियड में, है ना। वैदिक पीरियड में जब आर्यंस यहाँ पे आए तो उस समय हॉर्स जो है उनका बहुत ज्यादा एविडेंस मिलता है कि हॉर्स आए, और हॉर्स के साथ साथ उन्होंने चैरियट भी लाया है। एक डिस्कवरी प्लस में एक शो आता था जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सिनोली, है ना, सीक्रेट ऑफ सिनोली करके है। उसमें एक जगह का नाम बताया गया है ना, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। वहां पे सिनौली एक जगह है उत्तर प्रदेश के आसपास, जहां से हम लोग को अभी रिसेंट में 2002 के आसपास वहां से एक चैरियट मिला है हम लोगों को, जो कि ये ट्रेसेस बताता है कि चालकोलिथिक पीरियड के आसपास, मतलब उसके बाद का जो फेज है वहां पे हम लोग को चैरियट्स मिलता है। तो इससे के साथ ये जो हो जाता है हमारा गलत हो जाता है। तो इसका केवल आंसर हो जाएगा सिर्फ 2, 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो है अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन हमारा है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। तो मैंने आपको ये बताया है फ्रेंड्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिली है। जैसे हम लोगों को कॉपर भी मिला है, हम लोग को ब्रॉन्ज मिला है, ब्रॉन्ज की मूर्ति है ना, डांसिंग गर्ल का, डांसिंग गर्ल ये मिला है। कॉपर के होल्ड्स मिले हैं, होल्ड्स, है ना, और कॉपर के बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं, बहुत सारे टूल्स वगैरह भी मिले हैं। तो जहां कहीं पे भी कॉपर प्लस ब्रॉन्ज हम लोगों को दोनों मिलता है, तो ऐसे सिविलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता या चालकोलिथिक एज बोलते हैं। नियोलिथिक एज क्या है? नियोलिथिक एज में केवल कॉपर मिलेगा हम लोगों को, मतलब मेटलर्जी का नॉलेज यहां के लोगों को नहीं था। मेटलर्जी का मतलब एलॉय बनाने का, और एलॉय का मतलब होता है मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल प्लस मेटल। इस तरीके से कुछ समीकरण बनते हैं जिससे कि हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे 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 क्या डेवलपमेंट हुआ होगा, है ना। क्योंकि ब्रॉन्ज का पहला एविडेंस जो हम लोगों को मिलता है वो मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ब्रॉन्ज जो है फ्रेंड्स, ये एक एलॉय है कॉपर और टीन का। एक फिक्स रेशियो में हम लोग इसको कंबाइन करते हैं और वहां से हम लोग बनाते हैं ब्रॉन्ज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आयरन एज नहीं, क्योंकि आयरन का जो है यूज जो हम लोग को देखने को मिलता है आयरन का, वो हम लोग को मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में।
अर्ली वैदिक पीरियड और लिटर वैदिक पीरियड के बाद हम लोग को उसी समय उसी दौरान हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब वैदिक पीरियड में हम लोग को ये मिलता है, तो इसीलिए ये तो होगा नहीं। कांस्य युगीन सिर्फ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को तांबा का भी चीज मिला है और इसमें तो केवल तांबा का है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, चालकोलिथिक पीरियड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट्स, which one of the following Indus sites gives evidence of dockyard? डॉकयार्ड मतलब जो है, डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है, डॉकयार्ड का मतलब होता है जहां पे जहाज वहाज जो हम लोग रखते हैं ना, डॉकयार्ड मतलब जहां पे एक बहुत बड़ा जहाज वहाज रखने का जो व्यवस्था है, जहां जहाज बनाया जाता है, ऐसे को हम लोग गोदी पड़ा इस तरीके से कुछ बोलते हैं। तो डॉकयार्ड हम लोग को कहां से मिलता है, जाहिर सा बात है, आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे हड़प्पा है ना, यहाँ पे आपका मोहनजोदाड़ो इसी के बगल में है, और राखीगढ़ी कहीं पे पंजाब के हरियाणा के आसपास है। तो ये तीनों तो है, ये लैंड लॉक्ड है पूरी तरीके से, ये लैंड लॉक्ड है, और जब ये लैंड लॉक्ड है तो यहाँ पे पोर्ट से रिलेटेड कोई चीज हो ही नहीं सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको ध्यान लगाना है कि यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। तो लोथल जो है ना, ये आपके कोस्टल एरिया का पार्ट है लोथल, तो यहां कोस्ट में लोथल है, गुजरात के कोस्ट में, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉकयार्ड हम लोग को कहां से मिला है, ये मिला है लोथल से। तो लोथल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो लोथल इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न जो हमारा है, वो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, आज इसको आप देख लीजिए, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के तर्ज पे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए क्या सही है, या मुख्य रूप से एक सेकुलर सभ्यता थी, इट वॉज प्राइमरली अ सेकुलर सिविलाइजेशन, है ना। मैंने आपको बताया कि ये सही बात है, क्योंकि हम लोग को ऐसा कोई भी बड़ा मंदिर, कोई भी बड़ा पैलेसेस, कोई भी ऐसा धर्म से संबंधित कोई भी ऐसा चीज हम लोग को नहीं मिला है। तो ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सेकुलर सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है। लोग कपास का इस्तेमाल करना जानते थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मोहनजोदाड़ो वाला जो पोर्शन है, मोहनजोदाड़ो का जो एक्सकवेशन जब हुआ, इनके द्वारा राखालदास बनर्जी, और एक हड़प्पा का हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा, ये आपको याद होना चाहिए। तो जब राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का जब वहां पे खुदाई किया, जब एक्सकवेशन किया, तो वहां से उनको कॉटन के ट्रेसेस मिले, तो कॉटन के कपड़े मिले कुछ, तो उससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, दे वेयर नोइंग द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन, क्योंकि कॉटन उड़ के तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि कॉटन जो कपास है उसका बीज होगा, उस कपास को पहले उगाया जाएगा, फिर उस कपास को धागे में बनाया जाएगा, फिर उससे कपड़ा बनाया जाएगा, मतलब इतना डिटेल्ड नॉलेज उन लोगों को था। हम लोग ऐसा अनुमान बस लगा सकते हैं कि इस तरीके की चीजें वहां पे हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 1 और 2 दोनों, तो 1 and 2 बोथ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा आज का जो है मेरे संग सीरीज का इनिशिएटिव का दूसरा दिन हमारा समाप्त हुआ। मैं जो भी क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक पे करवाने वाला हूं या जो करवा रहा हूं मैं, ये आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछे गए हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट आप यहां पे सीख रहे हैं दैट कैन बी अप्लाइड इन द बीपीएससी, बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ द बीपीएससी हैज शिफ्टेड टुवर्ड यूपीएससी फ्रॉम 69th बीपीएससी। अब 71st बीपीएससी का जो क्वेश्चन जिस तरीके से उन्होंने पूछा है फैक्चुअल टाइप का, तो ऐसा नहीं है कि हर बार उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। हम लोग जो भी मेरे संग इनिशिएटिव का हम लोगों ने जो प्लान किया है पूरी तरीके से, जो 75 दिन का पूरा सीरीज है ना, पिछले साल जिन लोगों ने जो भी गलतियां की है, मैं आपको इस चीज का वादा करता हूं और आपको सुनिश्चित करता हूं कि इस बार आपका पीटी किसी भी पेपर के वजह से नहीं रुकेगा, क्योंकि हम लोग A to Z कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो 1-2 बार पढ़ चुके हैं इधर, लेकिन थोड़ा सा के लिए कॉन्सेप्ट के चलते उनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है प्रीलिम्स में, मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों में आपको देखने को मिले, और इसी के साथ ये सारी चीज़ें आपको फायदा पहुंचाएंगी। तो
तो डेली बेसिस पे हमारे सेशन से जुड़े रहिए और हमारे सेशन का आप आनंद उठाते चलिए, क्योंकि हमारा जो सेशन है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो एक दो बार पीटी एग्जाम दे चुके हैं, और जो नए हैं वो भी हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनको भी कॉन्सेप्ट नए नए मिलेंगे और एक क्वेश्चन में 3 4 5 क्वेश्चन हम लोग बनाकर आपको बताएंगे, ताकि पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन है ना 75 दिनों तक, क्योंकि 72 का जो वैकेंसी है वो उसका एग्जाम का कैलेंडर आ चुका है, वो आपके 26 जुलाई को मतलब है ना, प्रोबेबल उसी समय है कि उस समय होगा। तो अभी आपके पास जितना भी टाइम है इसको प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइज कीजिए, और हमारे जो इनिशिएटिव है, जो हमारा इनिशिएटिव मेरे संग चहल एकेडमी का जो अभी एक प्रारंभ किया गया है, इससे जुड़िए और इसका आनंद लीजिए, है ना। और हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा ब्रह्म वाक्य बोल सकते हैं मेरे संग इनिशिएटिव का, वो है बहुत हुई तैयारी अब है सिलेक्शन की बारी। तो इस बार आपको अच्छे से सेलेक्ट हो जाना है, पढ़ना है अच्छे से, और आप बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद फिर हम लोग मेंस के लिए कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। ये मेंटरशिप से बहुत ऊपर है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग से बहुत ऊपर का बैच है ना, ये इनिशिएटिव है, इसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों एवं विचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।